हेलो। जय हिंद साथियों। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है बायोलॉजी का, ये क्लास नंबर 2 ला रहे हैं और इसको आप लोग देखिए और पढ़िए और याद कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं क्लास नंबर 2 में क्या है। ये टॉपिक आज है कोशिका सिद्धांत संरचना, सेल थ्योरीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जंतु कोशिका एनिमल सेल का। आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों प्रोकैरियोटिक्स में मौजूद नहीं होता है? तो कौन से घटक है जो प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। आइए देखते हैं, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्रोकेंद्रियां मौजूद नहीं होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली है जो केंद्र के चारों ओर से घेरे रहती है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अंतःप्रतव जालिका से जुड़ी होती है जिस पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी, जो कोशिकीय का नियंत्रण केंद्र होता है। आगे देखते हैं। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मुद्रा जो है एटीपी होती है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी ऊर्जा मुद्रा होती है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है एवं यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। जो यह जीवित कोशिकाओं में नई प्रकार की अलग अलग प्रक्रियाओं के अलग अलग प्रक्रिया के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग प्रसार, मांसपेशियों का संकुचन, रसायन संश्लेषण आदि। आगे 43 नंबर क्वेश्चन। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? ये इसको लाइसोसोम को कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। आगे देखते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का पीएच मान 4.5 से 5 अम्लीय होता है। आगे है, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया को कहाँ होती है? तो ये विखंडन की प्रक्रिया जो है ये कोशिका द्रव में होती है। आगे देखते हैं, कोशिका द्रव के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। कोशिका द्रव एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्न अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम इत्यादि। आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? तो ये प्रोकैरियोटिक की उप संरचना होती है, ये 50S और 30S है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप इकाई में 50S व 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होती है।
आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से गलत विकल्प है ये ए नंबर है, झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, यही गलत है। आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषताएं ये अत्यधिक छोटाकार की एकल गुणसूत्र होती है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्र की नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये 30.5 किलोमोल ऊर्जा जो है मुक्त होती है। देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। संश्लेषित अणु एटीपी का उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है जो कोशिका में हानि वाली ऊष्माशोषित अभिक्रिया को चला सकता है। इस प्रकार जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 किलोमोल की के बराबर ऊर्जा निकलता है। आगे देखते हैं। आगे कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो ये है अंतःद्रव्य जालिका। इसका आंसर हो जाएगा अंतःद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुकेंद्रक कोशिकाओं यूकैरियोटिक सेल में स्थित और एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इसका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना होता है। अंतःद्रव्य जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। आगे देखते हैं। निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो ये सल्की उपकला में चपटी कोशिकाएं होती है। सल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकांगों के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से देखना है कि कौन सा कथन गलत है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ये गलत नहीं है, ये सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पाइरूवेट अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही है। श्वसन की प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सही है। और डी नंबर क्या कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये गलत है। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं। दिए गए कथनों में कथन 4 गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता बल्कि पाइरूवेट का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे है। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो ये कौन सा महत्वपूर्ण कार्य होता है? ये औषधि और विषों का निराविषीकरण होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है। कशेरुकी प्राणियों जीवों के यकृत कोशिकाओं में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक पदार्थ स्रावित होता है तथा एक चिकनी झिल्ली नुमा परत पाई जाती है जिसका मुख्य कार्य औषधि और विषों का निराविषीकरण निर्मुक्त करने में सहायक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र ए और बी दो प्रकार के कोशिकांग विभाजनों को दर्शाया गया है।
इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? पहला है कोशिका विभाजन के प्रकार क्या हैं और दूसरा है विभाजन बी कब और कहाँ होता है। तो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये फिगर ए है और ये फिगर बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। ये सी नंबर हो जाएगा। ए समसूत्री विभाजन और बी अर्धसूत्री विभाजन, और दूसरा है युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो ये राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखानों के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों के से बनी एक अंतर कोशिकीय संरचना है और यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। आगे है, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा गया है कोशिका का। देखते हैं। सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर पावर हाउस भी कहते हैं। इसकी खोज 1857 में अल्बर्ट वन कोलिकर ने की थी। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम यह एक झिल्ली आबंध कोशिकांग है जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलेंजेज एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के परिपक्व आरबीसी को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अंतःप्रदव जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण होता है तथा चारों ओर की झिल्ली का निर्माण गोल्जिकाए द्वारा होता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इस कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। आगे है 56 नंबर है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो ये लाइसोसोम को जाना जाता है। लाइसोसोम के बारे में पढ़ लिए हैं। आगे देखते हैं। आगे 57 नंबर, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो ये विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत कवकों, जंतुओं और शैवालों पर लागू होता है, परंतु विषाणुओं पर यह लागू नहीं होता है। आगे देखते हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? रॉबर्ट हुक द्वारा ये कोशिका की खोज का निरीक्षण करते हुए की गई थी। आगे देखते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का समान आवर्धन यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। आगे है।
कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जेली जैसे पदार्थ को ये कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। आगे है कोशिका जीवों की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह एक विशिष्ट पराक्रम कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा केंद्रक से मिलकर होती है, जिन्होंने कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं अनेक एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये साइटोप्लाज्म कहा जाता है। आगे है 62 नंबर, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच उपस्थित होता है। आगे है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। देख लेते हैं प्लाज्मोलिसिस के बारे में। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस जीवद्रव कुंचन कहते हैं। डैश की को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है पावर हाउस के बारे में। देखते हैं पावर हाउस। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है तथा इसका निर्माण एडीपी एवं अकार्बनिक फास्फोट के संयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो ये प्लाज्मा झिल्ली है। इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। आगे देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीला झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपरागम्य होती है। यह कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से की बनी होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। आगे देखते हैं। इवेक्टोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो ये मेटाफेज में होता है। आगे देखते हैं। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इसका चरण में
सेंट्रोमियर विभाजन होता है और अलग किए गए क्रोमेटिन स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। आगे है स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे छोटी इकाई जो है कोशिका होती है। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधे का निर्माण कोशिका से ही होता है। बिना कोशिका से जीवन किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? तो ये कोशिका कहते हैं। आगे है कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो ये गोल्गी काय उत्तरदायी है। आगे देखते हैं गोल्गी काय के बारे में। कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गोल्गी काय नामक कोशिका उत्तरदायी होता है। यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थ के संग्रहण व परिवहन में सहायक है। आगे है निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचन एंजाइमों से भरी होती है? तो ये लाइसोसोम भरी होती है पाचन एंजाइम से। देखते हैं लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाले कोशिका जैसे अंगनाशय, यकृत, मस्तिष्क तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थ का भक्षण व पाचन करना है। इसे आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। आगे है 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम के बारे में पढ़ लिए हैं। आगे देखते हैं राइबोसोम डैश बनाते हैं। तो राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतःप्रदव जालिका से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। आगे है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो प्रोटोप्लाज्म जो है शब्द जोहान इवानजेलिस्ट पुरकिंजे ने गढ़ा था। जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म नामक नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है, इसलिए जीवद्रव को जीवन की भौतिक आधार कहते हैं। आगे है डैश कोशिकाओं की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। तो ये कौन है? ये लाइसोसोम है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 75 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है? तो ये लाइसोसोम जो हो जाएगा लाइसोसोम इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो है पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तियां पाई जाती है, यही असत्य है। आगे देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर।
ये पादप कोशिका इधर जंतु कोशिका है। पहला है आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। जंतु कोशिका प्रायः आकार में छोटी होती है। सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। आगे है पादप में रसधानी रिक्तियां बड़ी होती है। जंतु कोशिका में रसधानी रिक्तियां बहुत छोटी और अस्थायी होती है। लवक पाए जाते हैं और इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं। आगे है इसमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो ये इसका हो जाएगा आंसर डी नंबर, लसिका। लसिका ये काम करता है। लसिका एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती है। यह आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करती है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, यही असत्य है। देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। यह निम्न 2 चरण में संपन्न होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्रण में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होता है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। आगे है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ये जो है नाभिक को कहा जाता है। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। आगे 80 नंबर क्वेश्चन, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग जो है ये नाभिक होता है। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक की कोशिका की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? ये किसको? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में उपस्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो ये जो है लाइसोसोम जो है केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम जंतु की कोशिकाओं में मुक्तः पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1955 में डी डुबे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोशा में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थ का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आगे देखते हैं 83 नंबर,
शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो ये केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती है। आगे देखते हैं। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इसमें से कौन है? ये न्यूरॉन है। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो ये जल होता है सबसे ज्यादा। कोशिका सेल के सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणु के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। पहला केंद्रक एवं केंद्रिका, दूसरा जीवद्रव, तीसरा गोल्जिका, चौथा कनाभ सूत्र, पांचवा अंतःप्रद्रवजालिका, छठा गुणसूत्र, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और लवक। जीवद्रव में जल की मात्रा लगभग 80%, प्रोटीन 15, वसाएं 3, कार्बोहाइड्रेट 1% और अकार्बनिक लवण 1%। आगे देखते हैं। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो ये विषाणुओं पर लागू नहीं होता है कोशिका का सिद्धांत। स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती है। आगे है, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती है। अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायराइड्स तथा प्रोसांक प्रियोन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। आगे है, मैच द कॉलम है। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ये नंबर हो जाएगा पावर हाउस। और डीएनए गुणसूत्र। तो ये 1 का हो जाएगा सी, 1 का सी, फिर उसके बाद हो जाएगा 2 का बी, 2 का हो जाएगा बी और 3 का ए। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए देखते हैं। ये इसका आंसर बी हो जाएगा। लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली है, डीएनए गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। कोशिका फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ये जो है केंद्रक नियंत्रण करता है सभी को। कोशिका प्रयात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाते हैं।
जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन जैसे प्रोटीन की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। आगे है, इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिका के परमाणु जीनोम है और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से संरक्षित है। नाभिक जीन की अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रण केंद्र है। आगे देखते हैं, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिनके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ये मेटाफेज में होते हैं, मध्य पर। आगे है, डिस्क्रिप्शन इसका देखते हैं। समसूत्री मुख्य जनन कोशिका और जर्म सेल के अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पौधे में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभोज्योत कोशिकाओं में होता है। ये कोशिकाएं जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित रहती है। इसी विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। आगे है, ये नया चैप्टर आ गया, ये पादप कोशिका प्लांट सेल, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ऐसे ही आप लोग के लिए छोटा छोटा ही वीडियो लाएंगे, 30 मिनट, 32 मिनट, 40 मिनट तक, और ये अगले वीडियो में इसको कवर करा देंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।